अपन पढ़ रहे थे क्लास अपनी 12th बायोलॉजी, लेसन था अपने 25 यानी मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में अपन पढ़ रहे थे। एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। तो देखिए इसके अंदर अपन मुख्य रूप से देखें तो पहला जो पार्ट आया था यह है अपना जो पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले वाला जो पार्ट था उसके अंदर मुख्य रूप से मैंने आपको बताया था कि उत्सर्जन क्या होता है, उसके बारे में बताया था, और जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वह देख सकते हैं, उपलब्ध है। इसके अलावा अपन अब जो बात करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो उत्सर्जन में मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर के अंदर बनने वाले या जीवों के शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करने की जो क्रिया होती है या शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं, मुख्य रूप से उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। और इसके लिए जो तंत्र जिम्मेदार होता है वह कौन सा होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है। तो अपना आज का जो टॉपिक है वह कौन सा है, मानव उत्सर्जन तंत्र है। अब मानव जो उत्सर्जन तंत्र है ना, उसके मुख्य रूप से अपन कहते हैं कितने भाग है, 4 भागों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। 4 अंग इसके माने जाते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं जो आता है वह अपने किडनी, या जिन्हें अपन क्या कहते हैं, वृक्क के नाम से जानते हैं। किडनी या वृक्क जो आता है। दूसरा अगर देखो दोस्तों, किडनी या वृक्क जो अपन कह सकते हैं इसका मुख्य अंग माना जाता है, और अदर जो अपन देखते हैं वह सहायक अंगों के रूप में मान सकते हैं। किडनी या वृक्क के बाद में अगर अपन देखें तो दूसरा अंग जो आता है वह यूरिट्रस आता है। यूरिट्रस, जिसे अपन मूत्र वाहिनी के नाम से जानते हैं। यह अपन कहते हैं वृक्क से जुड़ी हुई संरचना मानी जाती है। यूरिट्रस के नाम से अपन इसे जानते हैं। इसके बाद में जो थर्ड आते हैं ना, वो होती है अपने मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर के नाम से अपन जिसे जानते हैं, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय। यह भी अपन मान सकते हैं कि मूत्रवाहिनी से जुड़ा हुआ पार्ट होता है। चौथा जो पार्ट आता है उसे अपन कहते हैं यूरिथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग के नाम से जानते हैं। यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग। तो इन चारों के बारे में आज की क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो अपन चर्चा करने वाले हैं वह किसके ऊपर करेंगे, किडनी या वृक्क के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। किडनी या वृक्क होते क्या है, या इस पर चर्चा करने से पहले अपन यहाँ पर चर्चा थोड़ी सी डायग्राम के रूप में मैं आपको बता देता हूँ कि अपन एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं आपको। तो एक तरह से डायग्राम जो है वह ज़्यादा सुंदरता अपन नहीं दिखाएंगे, समझने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, एक रफली सा डायग्राम। ये देखिए यहाँ पर ये जो प्रदर्शित किए हैं मैंने, ये अपन कहते हैं कि 2 किडनी जो होती है वह पाई जाती है। इनके ऊपर पाई जाने वाली है टोपीनुमा जो संरचना होती है वह क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब जो अपन बात करते हैं कि यह जो किडनी पाई जाती है उसके अंदर इस प्रकार से अपन कहते हैं पिरामिड्स पाए जाते हैं, जिनके बारे में अपन क्या करेंगे, विस्तार से तब पढ़ेंगे जब अपन वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। उस समय में आपको इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पर केवल एक बार
ये लीजिए। फिर यहाँ से निकला हुआ जो पार्ट अपन देखें तो यह मुख्य रूप से निकल रही है मूत्र वाहिनी। ये मूत्र वाहिनी जो है यहाँ से निकल रही है। मूत्र वाहिनी जाकर जिसमें मिल रही है शंकुनुमा जो पार्ट होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग के नाम से अपने जानते हैं। ये क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है और नीचे ये मूत्राशय होता है और नीचे मूत्र मार्ग होता है। तो इसे अपन अगर देखें तो ये उत्सर्जन तंत्र है। अब इसी के अंदर जुड़ी हुई जो अपन मान सकते हैं कि ब्लड नलिकाएं भी होती है जो क्या होती है, इससे जुड़ी हुई रहती है। ब्लड नलिकाएं वगैरह होती है वह भी यहाँ पर जुड़ी हुई मानी जाती है। ये लीजिए इस प्रकार से यह स्ट्रक्चर अपने को यहाँ पर देखने को मिलती है। ये दो नलिकाएं मैंने यहाँ पर दिखाई है। ये लीजिए, ये यहाँ पर अलग से अपन ने दो ग्रंथियाँ देखी हैं। तो इसमें अगर अपन देखें तो यह जो पार्ट होता है ना, ये क्या होता है, वृक्क या किडनी के नाम से अपन इसे जानते हैं। ये इसके अंदर पाई जाने वाली जो स्ट्रक्चर होती है इन्हें अपन क्या कहते हैं, पिरामिड के नाम से, और बहुत से होते हैं पिरामिड्स कह सकते हैं, यह पाई जाती है। अब यहाँ पर वृक्क की जो आंतरिक संरचना होती है उसमें अपन देखते हैं यह जो गड्ढेनुमा जो भाग अपने को दिखाई दे रहा है इसे अपन क्या कहते हैं, हाइलम के नाम से जानते हैं। गड्ढेनुमा जो भाग होता है ना इसे अपन हाइलम के नाम से जानते हैं। इस हाइलम भाग में से जो बाहर निकल रही है उसे तो अपन क्या कहेंगे, वृक्क शिरा के नाम से जानते हैं। ये तो वृक्क शिरा हो जाती है। और एक होती है जो अंदर प्रवेश करती है उसे अपन क्या कहते हैं, वृक्क धमनी के नाम से अपन जानते हैं। यह जो टोपीनुमा जो संरचना ऊपर स्थित है वह क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यह क्या है, कि एड्रिनल ग्रंथि होती है। फिर इसके अलावा यह जो पार्ट अपने को दिखाई दे रहा है, यह जो दो नलिकाएं हैं इन्हें अपन क्या कहते हैं, यूरेट्रस के नाम से जानते हैं, या इन्हें कहते हैं मूत्र वाहिनी के नाम से जानते हैं। यह जो प्यालेनुमा जो भाग है यह क्या होता है, यह मूत्राशय होता है या यूरिनरी ब्लैडर के नाम से अपन जानते हैं। और यह जो पार्ट होता है यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग के नाम से अपन इसे जानते हैं। यूरिथ्रा भी कहते हैं और मूत्र मार्ग के नाम से भी जानते हैं। यह क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर के नाम से अपन इसे जानते हैं या मूत्राशय भी कहते हैं। और मूत्रवाहिनी जो होती है उसे अपन क्या कहते हैं, यूरिट्रस के नाम से अपन जानते हैं। वृक्क जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, किडनी के नाम से जानते हैं। ये जो होता है ये हाइलम पार्ट होता है, ये पिरामिड्स होते हैं और ये एड्रिनल ग्लैंड होती है। ये अपने को उत्सर्जन के रूप में ध्यान में रखना है। अब अपन आगे देखते हैं कि इसके अंदर एक एक पार्ट के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और उत्सर्जन का जो पहला जो पार्ट मैंने आपको बता रखा है वह पार्ट कौन सा, अपने किडनी या वृक्क होता है। उसको चालू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अपन पढ़ते हैं अपने शरीर की संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई अपन किसे कहते हैं, कोशिका को कहते हैं, तो उसी प्रकार से सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है ना, उसी प्रकार से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि उत्सर्जन तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई या मुख्य जो अपन मान सकते हैं किसे मानते हैं, तो वह क्या होते हैं कि जो अपन मान सकते हैं वृक्क नलिका, नाम सुना होगा, नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में जरूर से ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में। तो इसे कहते हैं अपन नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। नेफ्रॉन या वृक्काणु भी कहते हैं, या अपन कहते हैं वृक्क नलिका। ये जैसे तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, न्यूरॉन जो होते हैं वह मुख्य इकाई होती है। और इसकी बात कर रहे हैं उत्सर्जन तंत्र की, तो यहाँ पर नेफ्रॉन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो उत्सर्जन तंत्र दे रखा है ना उसमें यह जो पार्ट है, इसकी आंतरिक संरचना के बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मेन जो बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि वृक्क में क्या होता है। सबसे पहले तो वृक्क जो होता है उसकी उत्पत्ति अगर अपन देखें
वृक्क की जो उत्पत्ति देखें तो वह क्या होती है, मेसोडर्मल होती है। वृक्क की उत्पत्ति की अगर अपन बात करें तो मेसोडर्म या मेसोडर्म बोलते हैं। मेसोडर्म जो जनन स्तर पाया जाता है ना, शरीर में 3 जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो मेसोडर्मल मानी जाती है, उससे अपन मान सकते हैं कि यह निर्मित माना जाता है। अब आगे अपन बात करते हैं कि यह शरीर में स्थित कहाँ होते हैं, यह शरीर में स्थित कहाँ होते हैं। तो वृक्क जो होते हैं वो अपन कहते हैं जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं, संख्या में 2 होते हैं। अपनी जो कशेरुक दंड पाई जाती है, रीढ़ की जो हड्डी होती है, उसके पृष्ठ भाग में अपन कहते हैं कि उसके दोनों ओर, कशेरुक दंड के दोनों ओर अपन मान सकते हैं कि यह उपस्थित होते हैं। या अपन देखें तो सामान्य भाषा में इस कंडीशन में, लेकिन रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ ये प्रेजेंट होते हैं पृष्ठ भाग में, लेकिन स्थिति यहाँ पर अपने को देखने को मिल सकती है, यह पाई जाती है किडनी। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ लिख सकते हैं कशेरुक दंड के दोनों ओर पृष्ठ की ओर स्थित होते हैं, स्थित माने जाते हैं। कौन, किडनी या वृक्क की बात चल रही। फिर अगर इनके बारे में देखें तो इनकी जो आकृति होती है, सेम बीज की आकृति, सेम का जो बीज होता है ना, बीज की आकृति होती है, यानी बाहर से उभरे हुए होते हैं और अंदर की तरफ क्या होते हैं, धसे हुए ये माने जाते हैं। फिर एक बात ध्यान रखना कि जो दायां वृक्क होता है, यह जो दायां वृक्क होता है बाएं की तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, किसका हुआ होता है, या कह सकते हैं नीचे की तरफ पाया जाता है, क्योंकि अपनी बॉडी में दाईं ओर क्या होता है, यकृत होता है, इसलिए यह थोड़ा सा क्या होता है, नीचे होता है। दायां वृक्क नीचे किसकी तुलना में, बाएं की तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, नीचे स्थित होता है। वृक्क जो होता है ना, उसका रंग अपन देखें तो लाल रंग पाया जाता है। वजन की बात की जाए तो 120 से 170 ग्राम तक अपन मानते हैं वजन पाया जाता है। और प्रत्येक वृक्क की अगर अपन बात करें तो लंबाई अगर देखें वृक्क की तो 10 से 12 सेंटीमीटर देखते हैं, और चौड़ाई अगर देखें 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, और मोटाई की अगर अपन बात करते हैं तो 2 से 3 सेंटीमीटर अपन कहते हैं वृक्क या किडनी की क्या पाई जाती है, मोटाई पाई जाती है। इन बातों का भी अपने को ध्यान में रखना है। तो ये वृक्क से संबंधित नॉर्मल सी बातें। इसके अलावा जो वृक्क की जो भित्ति होती है ना, वृक्क की बाहरी भित्ति तो क्या होती है, उत्तल होती है। वृक्क की बाहरी भित्ति उत्तल, जबकि जो आंतरिक जो भित्ति होती है ना, वह कैसी होती है, अवतल होती है। जिस प्रकार से अपन कहते हैं उत्तल लेंस वगैरह होते हैं बाहर से उभरे हुए, उस प्रकार से अपन कहते हैं कि यह देखने में दिखाई देते हैं बाहर से उत्तल और अंदर से अवतल प्रकार के दिखाई देते हैं। यह जो वृक्क या किडनी होती है, इसे अपन देखते हैं कि पेरिटोनियम झिल्ली नुमा वलन द्वारा ये क्या होते हैं, उदर गुहा से जुड़े हुए रहते हैं। पेरिटोनियम झिल्ली वलन द्वारा उदर गुहा से जुड़ते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किडनी या वृक्क जो होते हैं उदर गुहा से कैसे जुड़े रहते हैं, तो पेरिटोनियम झिल्ली वलन द्वारा अपन मानते हैं कि यह उदर गुहा से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो वृक्क होते हैं उनकी आंतरिक भित्ति में गड्ढेनुमा जो छिद्र ही है, गड्ढेनुमा जो ये संरचना पाई जा रही है ना, इसे क्या कहते हैं, वृक्क में गड्ढेनुमा संरचना को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वृक्क नाभि, या नाम बताया था आपको हाइलम। वृक्क नाभि या हाइलम कहते हैं। इस हाइलम भाग की अगर अपन बात करते हैं ना, तो इसके अंदर देखो वृक्क धमनी, एक है तंत्रिका, वृक्क तंत्रिका कह सकते हैं। वृक्क धमनी और तंत्रिका तो क्या करेगी, अंदर प्रवेश करती है। वृक्क धमनी और तंत्रिका तो क्या होती है, अंदर प्रवेश करती है, क्योंकि धमनी ब्लड वगैरह लेकर आती है।
तो वह तो प्रवेश करती है। जबकि अगर अपन देखें मुख्य रूप से तो एक तो अपन देखते हैं वृके सीरा, एक लसिका वाहिनी और एक मूत्र वाहिनी, ये क्या होती है, बाहर निकलती है। यानी हाइलम भाग में प्रवेश कौन कर रही है, वृक्क धमनी प्रवेश कर रही है और तंत्रिका प्रवेश कर रही है। जबकि वृक्क सीरा, लसिका वाहिनी और मूत्र वाहिनी जो हो रही है वह बाहर निकल रही है। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद में जो मुख्य बात ध्यान में रखनी है, मैंने आपको बताया था वृक्क के ऊपर यह टोपीनुमा जो झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है। यह क्या होती है कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि, या इसका एक नाम और लिखे हिंदी में तो इसे कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी अपने जानते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि क्या करती है, इसके द्वारा हार्मोन्स का स्त्राव किया जाता है और वह हार्मोन होता है एड्रिनलिन हार्मोन, अपन मानते हैं उसका स्त्राव किया जाता है। एड्रिनलिन जो हार्मोन होता है वह क्या करता है, विपरीत परिस्थितियों में शरीर को सहारा प्रदान करने का कार्य करता है, या कह सकते हैं सामंजस्य बनाए रख सकता है। विपरीत परिस्थितियों से सामना करने के लिए शरीर में उत्तरदायी यह माना जाता है हार्मोन। इस कारण अपन मानते हैं इस ग्रंथि को क्या क्या नाम दिए गए, करो या मरो ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि इससे जो स्त्रावित हार्मोन होते हैं वह आपातकालीन में स्त्राव होते हैं, इसलिए आपातकालीन ग्रंथि भी इसे कहते हैं, करो या मरो ग्रंथि कहते हैं, संकटग्रस्त ग्रंथि कहते हैं। और ऐसे ही हार्मोन जो है अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा, एड्रिनलिन हार्मोन स्त्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है, एड्रिनलिन हार्मोन स्त्रावित होता है। और इसी हार्मोन को करो या मरो हार्मोन, संकटग्रस्त हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन, विपरीत परिस्थितियों का हार्मोन, इन सब नाम से अपने जानते हैं। यानी विपरीत परिस्थितियां अगर आती है तो शरीर में होने वाली जो रिएक्शंस होती है उनको कंट्रोल करने में यही हार्मोन जो होता है वह सहायक माना जाता है। तो ये तो थी मुख्य रूप से अपन बात कर रहे थे किसके, वृक्क के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो किडनी या वृक्क के बारे में बता दिया। अब जो दूसरी अपन बात कर रहे हैं, किडनी या वृक्क के बाद में अपन दूसरी बात करेंगे किसके बारे में, मूत्र वाहिनी जो होती है, यूरिट्रस के बारे में अपन बातें करने वाले हैं। तो उसके बारे में देखिए, इसकी बात करते हैं यूरिट्रस यानी कि मूत्र वाहिनी। तो मूत्र वाहिनी भी क्या होती है, एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है, या अपन कहते हैं कि दो स्थितें होती है। ये कहां से निकल रही है, हाइलम भाग से निकल रही है। इनका ऊपरी भाग जो हाइलम से जुड़ा हुआ है वह क्या होता है, चौड़ा कीपनुमा होता है, फिर नीचे आकर संकरी हो जाती है। और संकरी आकर किस में खुल रही है, ये मूत्राशय के अंदर है, खुलती है। ये भी अपने को यहां पर ध्यान में रखना है। तो यह दो गई ऊपरी चौड़ा जो भाग होता है, भागे कीपनुमा होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पेल्विस के नाम से जानते हैं। ऊपरी चौड़ा जो भाग होता है उसे अपन क्या कहते हैं, पेल्विस के नाम से जानते हैं। फिर निचला भाग क्या होता है, संकरा होता है। निचला भाग क्या होता है, संकरा होता है। और यह फिर अपन मानते हैं किस में प्रवेश करती है, इस मूत्राशय के अंदर प्रवेश करती है। इनका कार्य क्या होता है, इसका कार्य जो यहाँ पर वृक्क के द्वारा जो छनन वगैरह की प्रक्रिया हो जाती है, अपशिष्ट वगैरह त्यागे जाते हैं, उन अपशिष्टों को लेकर ये कहाँ पहुंचाती है, इसमें मूत्र मार्ग जो मूत्राशय होता है उसमें पहुंचाने का कार्य करती है। तो इसका कोई विशेष अपने को ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ही ध्यान रखना है। मूत्रवाहिनियां पाई जाती है, दो पाई जाती है, जोड़ी के रूप में देखे तो एक होती है, संख्या में दो पाई जाती है। ऊपरी जो भाग होता है वह चौड़ा होता है, हाइलम से जुड़ा हुआ, जिसे अपन पेल्विस के नाम से जानते हैं। और नीचे ये संकरी होती हुई किस में आकर खुलती है, मूत्राशय में आकर खुलती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो तीसरा पार्ट इसका पाया जाता है वह क्या होता है, मूत्राशय होता है। तीसरा जो पार्ट है वह कौन सा है, मूत्राशय के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो मूत्राशय में देखिए यूरिनरी ब्लैडर के नाम से अपन जानते हैं। मूत्राशय क्या होता है, ये एक थैलीनुमा पार्ट अपन मान सकते हैं, शंकु रूपी इसकी आकृति मानी जाती है। इसके अंदर क्या होता है, शरीर के अंदर बनने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ यानी कि मूत्र होता है वह क्या होता है, इसके अंदर संग्रहित होता रहता है। और इसमें अपन मान सकते हैं कि जो मूत्राशय पाया जाता है
उसके अंदर मुख्य रूप से शंकुरूपी मैंने आपको बता दिया। इसके जो स्तर होते हैं, जैसे 3 स्तर माने जाते हैं। एक तो बाह्य स्तर, मूत्राशय के 3 स्तर होते हैं ना। एक तो बाह्य स्तर, एक होता है मध्य स्तर, और थर्ड जो होता है वह होता है आंतरिक स्तर। थर्ड अपन मानते हैं आंतरिक स्तर के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि बाह्य स्तर किससे निर्मित है, मध्य स्तर किससे और आंतरिक स्तर किससे है। तो ध्यान रखना, इसका जो बाह्य स्तर होता है मूत्राशय का, वह किससे निर्मित होता है, वह पेरिटोनियम का जो सिरोसा स्तर होता है ना, उससे निर्मित माना जाता है। पेरिटोनियम का सिरोसा स्तर, उससे क्या बना हुआ होता है, मूत्राशय का बाह्य स्तर जो होता है वह पेरिटोनियम का सिरोसा स्तर होता है, उससे निर्मित होता है। अगर इसके मध्य स्तर की अगर अपन बात करें तो वह अरेखित पेशियों से निर्मित होता है। अरेखित पेशी स्तर इसे कहते हैं अपन, अरेखित पेशी स्तर। और आंतरिक स्तर की अगर अपन बात करते हैं ना, आंतरिक स्तर, तो आंतरिक स्तर में अपन देखते हैं मुख्य रूप से यह श्लेष्माओं से निर्मित होता है, इसलिए इसे श्लेष्मिक स्तर के नाम से भी अपन जानते हैं। श्लेष्मिक स्तर के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों का भी अपने को ध्यान में रखना है। 3 स्तर पाए जाते हैं। बाह्य स्तर पेरिटोनियम का सिरोसा स्तर होता है, मध्य स्तर अरेखित पेशी स्तर होता है, और आंतरिक स्तर श्लेष्मिक स्तर होता है। इनका ध्यान रखना है। और यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ह्यूमन यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मानव मूत्राशय होता है, उसकी मूत्र संग्रहण करने की क्षमता कितनी होती है। तो अपन मान सकते हैं कि अधिकतम 700 से 800 ml तक, 700 से 800 ml तक मूत्र संग्रह किया जा सकता है। किसमें, मूत्राशय में किया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चन जो अपने को पता होना चाहिए कि एक वयस्क जो एडल्ट है, ह्यूमन या मनुष्य होता है, उसके द्वारा एक बार में कितना मूत्र उत्सर्जित किया जाता है। तो ध्यान रखना, एक बार में अगर पूछे मूत्र उत्सर्जन तो वह लगभग 300 ml तक अपन मान सकते हैं मूत्र उत्सर्जित किया जाता है। 250 से 300 ml तक मूत्र उत्सर्जित किया जाता है। और एक दिन में अगर अपन पूछे तो वह लगभग 1.5 लीटर अपन मानते हैं मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। लेकिन यह कंडीशन कब लागू होगी, जब अपन पूर्ण रूप से स्वस्थ है, अपने किसी प्रकार का रोग न होता, और जितनी शरीर को आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में अपन क्या कर रहे हैं, जल का सेवन कर रहे हैं। उस समय यह अपनी जो मान है वह सही माने जाते हैं। तो यह बात हुई अपने तीसरा यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय की। चौथा जो पार्ट बचा हुआ स्टूडेंट्स वह कौन सा है, यूरिथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग बचा हुआ है। उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, चौथा जो पार्ट है वह है यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग। तो यह उत्सर्जन तंत्र का अपन मानते हैं कि अंतिम पार्ट माना जाता है, जो किससे जुड़ा हुआ होता है, मूत्राशय से अपन मानते हैं जुड़ा हुआ होता है। और इसी मूत्र मार्ग में अपन कहते हैं कि एक अवरोधिनी पेशी पाई जाती है, जो मूत्र मार्ग को अपन मानते हैं कि कसकर बंद रखने का कार्य करती है, जिससे जो अपशिष्ट मूत्र वगैरह होते हैं वह बाहर नहीं निकलता है। लेकिन जिस समय अपन मान सकते हैं कि मूत्राशय के अंदर मुक्त मूत्र जो होता है वह भर जाता है, तो इसके अंदर अपन मान सकते हैं कि भित्ति पर एक दबाव लगता है, जिसके कारण से अपन मानते हैं कि यह अवरोधिनी खुल जाती है और मूत्र का त्याग किया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखनी है। यहाँ पर ध्यान रखना, मूत्र मार्ग पर अवरोधिनी पाई जाती है, अवरोधिनी पाई जाती है जो मूत्र को रोकने का कार्य करती है। ये बात ध्यान रखनी। इसके अलावा इससे अगर क्वेश्चन कोई ज्यादा विशेष नहीं आता है, मूत्र त्याग के समय अपन मान सकते हैं कि अवरोधिनी शिथिल अवस्था में आ जाती है, जिससे मूत्र त्याग होता है, और मूत्र त्याग के पश्चात वापस ये क्रियाशील मानी जाती है। पुरुषों में अगर मूत्र मार्ग की लंबाई अगर अपन देखें तो लगभग 15 सेंटीमीटर तक अपन कहते हैं मूत्र मार्ग की लंबाई मानी जाती है, और महिलाओं में अगर देखें तो वहां पर 4 सेंटीमीटर अपन मानते हैं मूत्र मार्ग की लंबाई देखने को मिलती है। तो यह 2 बातें अपने को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा
पुरुषों मूत्र मार्ग की अगर अपन बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से 3 पार्टों में डिवाइड अपने को देखने को मिलता है। 3 भाग पाए जाते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? एक तो अपन देखते हैं प्रोस्टेट भाग होता है या यूरिथ्रल जो भाग होता है उसे मानते हैं। अब प्रोस्टेट जैसा कि नाम सुना है, प्रोस्टेट क्या होती है? एक ग्रंथि होती है जो कि अपने जनन तंत्र का हिस्सा होता है, नरजनन तंत्र का हिस्सा। तो प्रोस्टेट या यूरिथ्रल जो होता है वह अपन मान सकते हैं कि लगभग 2.5 सेंटीमीटर का भाग माना जाता है। 2.5 सेंटीमीटर का भाग माना जाता है। यह जो प्रोस्टेट ग्रंथि से क्या होता है? मध्य से गुजरने का कार्य करता है और दोनों जो शुक्रवाहिनी होती है ना वह इसी में आकर खुलती है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि प्रोस्टेट 2.5 सेंटीमीटर माना जाता है, प्रोस्टेट के मध्य से गुजरता है और दोनों जो शुक्रवाहिनियां होती है इसी में आकर खुलती है। दूसरा अपन मानते हैं इसका झिल्ली-नुमा भाग जो होता है, झिल्ली-नुमा भाग। यह इसका जो झिल्ली-नुमा जो भाग होता है ना वह अपन मानते हैं कि प्रोस्टेट व पेनिस के मध्य स्थित होता है। प्रोस्टेट व पेनिस या सीसन के मध्य स्थित माना जाने वाला भाग होता है। और थर्ड जो पार्ट बच जाता है इसका वह कौन सा होता है? पेनाइल पार्ट या सीसनी भाग अपन मानते हैं। पेनाइल पार्ट, ये इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर तक आपको बताई गई है। और यह देखते हैं अपन मुख्य रूप से कि पेनिस के जो कार्पस स्पंजियोसम से निकलकर, पेनिस के कार्पस स्पंजियोसम, कार्पस स्पंजियोसम से निकलकर जो सीसन मूंड संरचना होती है उसके शीर्ष भाग पर अपन कहते हैं बाह्य मूत्र छिद्र के रूप में ये क्या होता है? खुलने का कार्य करता है, जिसके माध्यम से अपन मानते हैं कि मूत्र का क्या किया जाता है? त्याग किया जाता है। तो यह मुख्य रूप से 3 स्ट्रक्चर अपन ने देखी है जिनके द्वारा अपन मान सकते हैं कि नर जो मूत्र मार्ग होता है वह निर्मित होता है। तो यह संरचना थी अपने मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। अगला जो वीडियो आएगा उसमें अपन क्या पढ़ेंगे? जो ये आज अपन ने देखी है किडनी या वृक्क, जिसकी नॉर्मल सी जानकारी मैंने आपको बताई है। अगला जो पार्ट आएगा उसमें अपन इसकी जो आंतरिक स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप बेझिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।